इन चारों में से आपका एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन 99% चांसेस होते हैं कि इन चारों में से आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आए। अब क्या यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ सकता है? ऐसा नहीं वो आपसे कहेंगे एमबीबीएस के फाइनल ईयर में डिफाइन लोकल एनेस्थीसिया, डिफाइन जनरल एनेस्थीसिया, ये बातें गुजर गई, ये दौर गुजर गया। ये दौर आपका थर्ड ईयर में था, फोर्थ ईयर में था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जब आप लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे, एनएमडीए रिसेप्टर्स की बात करते थे, लाइगैंड गेटेड, फिर उसके अलावा गाबा रिसेप्टर्स की बात करते थे, सोडियम चैनल रिसेप्टर्स की बात करते थे। मैंने आज सब सुनना है, मैंने पढ़ाना नहीं है ये रिसेप्टर्स, क्योंकि मैंने बताया था कि आप खुद पढ़ कर आएंगे। ये सारे रिसेप्टर्स की बात नहीं, वो पूछेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इंडिकेशंस, और उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस पूछ सकते हैं। कौन कौन सी, किस तरीके से हम देंगे, कहाँ पर देंगे, एपिड्यूरल कैसे देंगे, क्या क्या उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या उसके इंडिकेशंस होनी चाहिए, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन कौन से ड्रग्स इसमें यूज करते हैं, आईवी कैसे देते हैं, इनहेलेशनल कैसे देते हैं, ओरल कैसे देते हैं, देते भी हैं ओरल या नहीं देते, फिर इसके साथ और कोई प्रोसीजर्स कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमें समझ आ गया कि हमने इस चैप्टर में क्या करना है, किस पे फोकस करना है और कैसे करना है। ठीक हो गया? चलें जी, अब मुझे सबसे पहले डेफिनेशन बताएं एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया की। एनेस्थीसिया क्या है और एनाल्जेसिया क्या है? एनाल्जेसिया का क्या मतलब है, मुझे मतलब बताएं इसका, और एनेस्थीसिया का क्या मतलब है? एनेस्थीसिया हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इन दोनों का चलो मुझे बताओ। अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं कि मैंने तुम्हें एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया देना है, तो वो क्या समझेगा इस बात को? वो कहेगा कि उसने ना सुन करना है और सुन करके ऑपरेशन करना है, ऐसी कोई बात है? बिल्कुल, शाबाश, एनाल्जेसिया पेन रिलीफ है, वेरी गुड। तो अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में हम एक ओवरव्यू लें तो वो यही कहेगा कि इसने सुन करना है उस जगह को और मेरा ऑपरेशन करना है, ऐसे ही है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब सुन करने के साथ साथ अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बंदे को जो है, अब मुझे डिफरेंस आपने बताना है, मैंने एक बंदे को जो है वो सिर्फ उसकी जो है ना यहाँ बाजू से सुन किया है, सॉरी उंगली से सुन किया है, और उसकी आंखें खुली हुई हैं ऐसे बटन की तरह, और वो साथ देख रहा है, कॉन्शियस भी है, तो वो कौन सा एनेस्थीसिया होगा यार? तुम लोग तो सारे माशाल्लाह डिस्टिंक्शन होल्डर्स हो माशाल्लाह, ठीक है। और अगर जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा खून निकलना है उसके अंदर, और उसके अलावा मेजर सर्जरी है, ऐसा ना हो कि मैं उसका यहाँ का ऑपरेशन कर रही हूँ, पेट मैंने उसका खोला हो, ब्लीड हो रही हो उसकी, मेरे सारे जो है वो ओटी ड्रेस भरा हो, उसका भरा हो, और खून निकल रहा है, और बेचारे की आंखें बटन की तरह खुली की खुली रह गई है। थोड़ी देर बाद मैंने पलक झपक के देखा है तो जनाब साहब जो है वो पूरी तरह से ही ऊपर पहुंच गए हुए हैं। तो अगर मैं उसकी कॉन्शियस भी खत्म कर दूं, मैं उसके नर्व कॉम्प्लेक्सेस भी खत्म कर दूं, मैं उसके पेन रिसेप्टर्स भी खत्म कर दूं, तो ये मेरे पास कौन सा एनेस्थीसिया आ जाएगा? ये मेरे पास एनेस्थीसिया आ जाएगा, कौन सा? जनरल एनेस्थीसिया। वेरी गुड, शाबाश। देखा, ये होती है बात कि टीचर के क्वेश्चन पूछने से पहले आप आंसर कर दो, ठीक है। तो यार तुम लोगों ने बैठे बिठाई मुझे जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया की खुद ही से ही टाइप्स बता दी है, एनेस्थीसिया की टाइप बता दी है, एनेस्थीसिया की डेफिनेशन बता दी है, और एनाल्जेसिया की डेफिनेशन बता दी है। ठीक होगी ये बात? चलें जी, किसी को बेसिक डेफिनेशन में रीजनल और जनरल की डेफिनेशन का ना पता हो? अच्छा, आप लोगों ने ये जो मैंने तीन चीजें बनाई है, इनका आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है? ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? जनरल एनेस्थीसिया, राइट? तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जनरल एनेस्थीसिया इज द triad of unconsciousness, is the triad of unconsciousness, analgesia, पेन सेंसेशन का लॉस, और जो है मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, कह सकती हूँ मैं ये? जी कह सकते हैं। जी लीना, आप बिल्कुल सही कह रही है, रीजनल और लोकल एक ही चीज है। अब कैसे एक ही चीज है? मेरी बात सुनो, रीजनल का बेसिकली क्या मतलब है? रीजन, कोई स्पेसिफिक रीजन, कोई छोटा ऑपरेशन हो, कोई माइनर ऑपरेशन हो, लेसरेशन हो, ज्यादातर ये ट्रोमेटिक आरटीए के पेशेंट्स के अंदर होता है, राइट? तो अगर छोटा ऑपरेशन है, माइनर ऑपरेशन है, जिसके लिए
जो है वो 2 मिनट या 5 मिनट का काम है। लेसरेशन ज्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होती है, ज्यादातर फाइट के दौरान होती है, ज्यादातर कोई इंजरी फॉरेन बॉडी की वजह से हो जाए उसके दौरान होती है, तो उसके अंदर हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, रीजनल और लोकल एक ही चीज है। ठीक हो गया, समझ आ गई। रीजनल क्या होता है? सिंपल रीजन से याद रखो इसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास अब आगे है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा था कि एनेस्थीसिया बेसिकली करता क्या है। बता दूं ना, ताकि आप लोगों का एक जरा अच्छा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। वैसे आपकी बुक के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने कहा बच्चों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये एक्ट कैसे करते हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता होगा फार्माकोलॉजी का। गाबा रिसेप्टर्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल, ये आपके कुछ न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर्स हुआ करते थे, उसके ऊपर गाबा रिसेप्टर्स एक्ट करते थे, फिर क्लोराइड चैनल, सोडियम चैनल्स एंटर होते थे, कुछ इस तरह, राइट। अब बेसिकली क्या होता है, ये देखो, ये हमारे पास क्लोराइड चैनल्स हैं, ये हमारे पास गाबा रिसेप्टर एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमने बेसिकली क्या करना है, इनको ब्लॉक करना है। ये देखो यहाँ पे ना मैंने एक और डायग्राम ऐड की थी जिससे आपको जो है ना वो क्लियर पता चल जाएगा। ये देखो ये वाली डायग्राम, कि नॉर्मली क्या होता है, जो गाबा रिसेप्टर्स और एनएमडीए रिसेप्टर्स जो हैं जनरल एनेस्थेटिक एक्शन पे किस तरह से एक्ट करते हैं, कि ये दोनों क्या करवा रहे होते हैं, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहे होते हैं। क्या करवा रहे होते हैं? एक्साइटेशन करवा रहे होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। किस तरह से करवा रहे होते हैं? ये कैल्शियम चैनल्स अंदर आएंगे, साथ में सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगी? एक्साइटेशन। किसकी एक्साइटेशन होगी? न्यूरॉन्स की एक्साइटेशन होगी, और उससे क्या होगा? मसल रिलैक्स होंगे या मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कुछ इस तरह का मैकेनिज्म समझ में आ रहा है जी? तो ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास नॉर्मल मैकेनिज्म होता है इन दोनों का, वो ये होता है कि जो गाबा रिसेप्टर्स हैं वो हाइपर पोलराइजेशन या इनहिबिशन करवा रहे होते हैं, और जो एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर्स हैं वो क्या करवा रहे होते हैं? एक्साइटेशन। ठीक है, अगर ये जो है इनहिबिशन और एक्साइटेशन और हाइपर पोलराइजेशन करवा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? एक्साइटेशन हो रही है, एक्साइटेशन इंक्रीज्ड एक्साइटेशन हो रही है, पेशेंट क्या है? अवेक है। किसकी इंक्रीज एक्साइटेशन हो रही है? न्यूरॉन्स की, मसल्स की। तो अब हमने एनेस्थीसिया के अंदर क्या करना है? मसल्स को रिलैक्स रखना है, न्यूरॉन्स को एक्टिव रखना है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे एनेस्थेटिक्स हैं, एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं या केमिकल्स हैं, ये इन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, और इन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके क्या करते हैं? इनहिबिशन करवाते हैं, एक्साइटेशन को रोक देते हैं, उसका जो है रिवर्स इफेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं? इनहिबिशन करवाते हैं, और एक्साइटेशन को क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं या फिर डिक्रीज कर देते हैं। समझ आ रही है? हाँ जी, जी समझ आइए किसी को, या फिर से एक्सप्लेन कर दूं? ठीक है, बेसिकली जो एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर्स हैं और जो गाबा रिसेप्टर्स हैं, इन दोनों के ऊपर अगर नॉर्मल एक्शन इनका देखें तो ये क्या करवा रहे होते हैं? एक्साइटेशन करवा रहे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या कराते हैं? रिलैक्स और पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी होती है और कॉन्शियसनेस लेवल जो होता है वो इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हमने जो है अनकॉन्शियस लेवल को जो है ऊपर लेकर आना है, पेशेंट को एनर्जेटिक फेज में लेकर जाना है, तो फिर हमें इसको इनहिबिट करना पड़ेगा, इसको सप्रेस करना पड़ेगा, और वो हम किस में करते हैं? एनेस्थेटिक एजेंट्स में। एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या करते हैं? इनहिबिशन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? अनकॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, और पेशेंट जो है वो एनेस्थेटिक स्टेज में चला जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी ना आगे बुक में भी नहीं लिखी हुई, मैं बता देती हूँ। आगे आपके पास ना जनरल और लोकल एनेस्थीसिया के ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं। कुछ इनहेलेशनल हैं, कुछ जो है वो क्या कहते हैं,
आईवी है, ठीक है, और कुछ जो है वो गैसियस फॉर्म में है। तो फर्स्ट ड्रग्स जो है वो गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। ये जस्ट आपके जनरल नॉलेज और रिपीट के लिए हो सकता है आपने फार्मा में पढ़ा हो। सेकंड थर्ड जो है वो ग्लूटामेट रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर्स जो हैं, ठीक है। केटामीन आते हैं उसमें, फिर नाइट्रस ऑक्साइड आता है, जिनोन आता है, साइक्लोप्रोपेन आता है, ठीक है। थर्ड ग्रुप में हमारे पास ज्यादा इनहेलेशनल आते हैं, हैलोथेन, आइसोफ्लोरेन, वो सारी फैमिली, ठीक है। डेस्फ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन, ये सारे, ठीक हो गया। हमें इस बात की समझ आ गई है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होंगे। अब आप लोगों को ये जो है तस्वीरें कुछ अच्छी लगेंगी और समझ आएंगी, वो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, वो इसी में ही है तकरीबन। याद है आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स का आप लोग पढ़ते थे, ठीक है। चलें जी, आप लोगों के लिए ना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐड किया। आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इस लेवल कि आप लोग फ्यूचर सर्जन्स हैं और क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा हफीज, अगर आपको अब नहीं समझ आया तो मैं आपको ना ग्रुप में एक ऑडियो के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि इट विल टेक टाइम। ऑलरेडी मैं 3 टाइम्स रिवाइज करा चुकी हूँ, लेकिन आपने परेशानी हो ना, मैं इंशाल्लाह जरूर भेजूंगी, ठीक है। अच्छा, मैं ये बात करी थी कि अब हमने ये देखना है कि हमने एनेस्थीसिया देना कैसे है, क्या क्या फेजेस होते हैं एनेस्थीसिया के, और किन किन फेजेस में कौन कौन सी जो ड्रग्स यूज करते हैं और उन ड्रग्स का क्या रोल है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपके कॉन्सेप्ट में जनरल एनेस्थीसिया या लोकल, चलो जनरल की बात करते हैं, लोकल तो बहुत आसान से है, किस तरह से देते हैं। सबसे पहले आप उसकी चेकलिस्ट देखते हैं, चेकलिस्ट के ऊपर अगर वो पूरा उतरता है तो फिर आप उसे अंडर कराते हैं, राइट। बेसिकली क्या होता है, कोई मेजर ऑपरेशन होता है, उसके लिए आपने सर्जरीज वगैरह के लिए, कोई मेजर ऑपरेशन के लिए इस तरह का आपको सेटअप नजर आता है। ये कुछ आपको मशीन्स नजर आती हैं, ये प्यारे प्यारे यहाँ पे जो है ना वो कलरफुल से जो है ना वो नजर आते हैं। यहाँ पे ना कलरफुल सी जो है ना वो छोटी छोटी ऐसे गोल गोल बीड्स नजर आती हैं। ये एक दो जो है वो लगे होते हैं, पाइप्स जो है लगे होते हैं, ये मास्क होता है, ये भी मास्क होता है। और इस तरह का जो मास्क होता है वो आप पेशेंट को लगा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। यहाँ पे एनेस्थीसिया वाला बैठा वेलिया मारा होता है, गेम खेल रहा होता है पूरा टाइम, बेचारा एक टांग पे जो है ना हमारे प्यारे से सर्जन जो है वो लगे होते हैं। जैसे ही पेशेंट की जरा सी उंगली हिलती है, कहते हैं पेशेंट पेशेंट जो अवेक कर रहा है, पेशेंट अवेक कर रहा है, फटाफट फटाफट। अब फिर क्या करते हैं, एनेस्थीसिया वाले ड्रिप पे रश कराते हैं, ब्लड रश करा रहे होते हैं, इंजेक्शंस वाइट और येलो और पता नहीं कौन कौन से दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने देखने की इंजेक्शंस कौन कौन से दे रहे होते हैं। बेसिकली वो उसे सुला रहे होते हैं, उसके नर्व इम्पल्सेस को जो है वो कंप्रेस कर रहे होते हैं, उसको सुन कर रहे होते हैं, पेन रिसेप्टर्स को जो है वो खत्म कर रहे होते हैं, पेन रिसेप्टर्स को सप्रेस कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियस लेवल को बहाल कर रहे होते हैं, उसे कॉन्शियसनेस में नहीं आने देते। और ये कंटिन्यूअस होता है। लेकिन लेकिन एक बात क्या है कि इससे इंसान सीधा ऊपर भी पहुंच सकता है। और इस वजह को ध्यान में रखने के लिए ये बंदा जो है इस कुर्सी पर बैठता है और ये चीजें मॉनिटर करता रहता है, ताकि उसे पता चले खुदा न खास्ता रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, पेशेंट कॉन्शियसनेस में आ रहा है, पेशेंट अरेस्ट में जा रहा है, रेस्पिरेटरी कार्डिक आउटपुट उसकी कम हो रही है या डीप स्लीप में जा रहा है, तो उससे वो फौरन अवेक करता है, सर्जरी स्टॉप करता है और इमरजेंसी मेजर्स फॉलो करता है। समझ आ गई है क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है। अब इसके अंदर आपने देखना है फेजेस क्या क्या है। सबसे पहला फेज है इंडक्शन। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया मतलब कि एनेस्थीसिया देना। आसान लफ्जों में कहूं तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को सुलाना, ठीक है। अब आपने पेशेंट को किस तरह से सुलाना है, अपनी गंदी गंदी जराबों से नहीं उसको सुखाना, बड़ी मेहरबानी। उसको जो है वो आप आईवी इंडक्शन से भी जो है सुला सकते हो और इनहेलेशनल जो है इंडक्शन से भी सुला सकते हो, ठीक है। यार मेरी डायग्राम कितनी इतनी प्यारी सी डायग्राम मैंने ऐड की थी उसकी, रुको 2 मिनट बस। ये देखो, सबसे पहले क्या है इंडक्शन ऑफ
जो है एनेस्थीसिया, क्या मतलब कि आपने उसे कौन सा एनेस्थीसिया देना है। आप उसे आईवी दे सकते हो और इनहेलेशनल दे सकते हो। अच्छा प्यारे बच्चों, बात ये है कि अगर इस चैप्टर को मैं तुम लोगों को वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊं तो ये चैप्टर 3 दिन में खत्म होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को चैप्टर इस तरह से पढ़ाया जाए कि तुम लोग जब मेरे पढ़ने के बाद मार्किंग के साथ रीड करो तो तुम लोगों को कोई चीज ऐसी ना लगे जो तुम लोगों को ना पढ़ी हुई हो या मेरे 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 आवाज से ना सुनी हुई हो। ठीक है, ये ज्यादा आसान है ना, बजाय इसके कि मैं चैप्टर में कोशिश करती हूँ मार्किंग भी हो जाए, रीडिंग भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी हो जाए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को एतराज है कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए तो प्लीज बता दें। ठीक है, अच्छा, उनसे हम माजरत कर लेंगे, सिंपल है। अच्छा, मैं ये बात कही थी कि आईवी इंडक्शन और साथ में इनहलेशनल। ठीक है, आईवी इंडक्शन में हम क्या करते हैं आप सबको पता है, आईवी लाइन के थ्रू जो है हम उसे ड्रग्स देंगे, उसके साथ हम उसे नॉर्मल सेलाइन रश करवाएंगे, तो क्या होगा, पेशेंट सो जाएगा। और उसमें हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों, नोट करना है अपने साथ, प्रोपाफोल यूज करते हैं हम। ठीक है, और साथ में हम वाइडली यूज जो है वो प्रोपाफोल होती है, लेकिन अब उसकी जगह जो है वो यूज हो रही है थायोपेंटोन। ठीक है, ये दोनों जो है वो आईवी इनहेलेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और इनहेलेशनल इंडक्शन में जो है वो उसमें हम क्या यूज करते हैं, जो इनहेल करवा के देते हैं। मैंने आपको आइसोफ्लुरेन और हेलोथेन ये सारी फैमिलीज जो बताई हैं, ये फैमिलीज इसमें आती हैं। और जो इनहेलेशनल है ना, ये ज्यादातर हम किस में यूज कर सकते हैं, कौन से उसमें हम ज्यादातर इनहेलेशनल यूज कर सकते हैं जिससे हम जो है वो ये जो है इनहेल करवा के सुला सकें। हाँ जी बिल्कुल, प्रोपाफोल यूज हो रही है, बिल्कुल मैंने शायद ऑपोजिट बोल दिया, थायोपेंटेन की जगह प्रोपाफोल यूज हो रही है। थैंक यू वजीहा फॉर करेक्टिंग। हाँ, वेरी गुड। मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ इनहेलेशनल इंडक्शन किस में अच्छा यूज कर सकते हैं, एडल्ट्स में या यंग। वेरी गुड, शाबाश। चिल्ड्रंस में यूज कर सकते हैं बिकॉज ये इजी टू असेस है, और दूसरा ये है कि इससे बच्चा जो है वो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है, वरना तो बच्चे ने इतना हिलना है, इतना रोना है, इतना रोना है कि तुम लोगों के हाथ के साथ साथ तुम लोगों का ना सर दर्द भी शुरू हो जाना है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। जिन्हें नीडल से फोबिया होता है, जिन्हें इंजेक्शन से भी फोबिया होता है, और वो बेचारे देख भी नहीं सकते। ठीक है, हाँ, ठीक हो गया। चलें जी, इतनी बात समझ आ गई है। अब आपने थोड़ी सी फैमिली के नाम याद कर लेने हैं, आइसोफ्लुरेन और हेलोथेन, सीवोफ्लोरेन। ठीक है, ये सारे 2-3 नाम याद रख लो, काफी हैं। ठीक है, फिर आपने एक और चीज एमसीक्यू के लिए याद रख लेनी है कि आइसोफ्लोरेन जो है उसकी पंजेंट स्मेल की वजह से वो इतनी यूज नहीं होती अब फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, अच्छा बच्चों, मुझे एक बात तो बताएं, मुझे याद आ गई है, ये जो हमने सारी स्टेजेस पढ़नी है, ये हमने जनरल एनेस्थीसिया की स्टेजेस पढ़नी है या लोकल एनेस्थीसिया की स्टेजेस पढ़नी है? कौन अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा मुझे बताएगा? शाबाश, ठीक है, वेरी गुड यार, सब लोग छा गए हो माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब हमने कर लिया उसकी इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एयरवे को मेंटेन करना है, एयरवे को मेंटेन करना है, वेंटिलेशन को मेंटेन करना है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको बैग्स दिखाए थे, ये जो मैंने आपको मास्क दिखाया था, इससे जो है हम उसकी एयरवे मेंटेन करेंगे और वेंटिलेशन मेंटेन करेंगे। ये देखो, ये हमने मास्क लगाया हुआ है, और ये जो मास्क है ये मॉनिटर के साथ अटैच हो रहा है, जिसके अंदर हमें जो है वो उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन और उसकी कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मेजर हो रहा है, साथ हमने उसके लीड्स भी लगाई हुई हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ हम दो चीजें भी करते हैं, इसके साथ ये ना एक छोटी सी ट्यूब भी इसने डाली हुई है, ये मैं आपको थोड़ी सी बड़ी करके दिखाती हूँ ट्यूब। इसको हम कहते हैं लेरेंजियल मास्क एयरवे। ठीक है, लेरेंजियल मास्क एयरवे में क्या होता है कि हम इस तरह से, ये देखो, ये लेरेंजियल मास्क एयरवे है, ये देखो, ये हम इस तरह से इधर इंसर्ट करते हैं। ठीक है,
इस तरह से मैकेनिज्म है इसका, जस्ट आपने देखना है, याद नहीं करना। हेड को इस तरह से टिल्ट करके उसको जो है हार्ट पैलेट के पीछे से गुजारते हैं और लेरिंग्स के अंदर लेकर जाते हैं, एयरवे को पेटेंट रखने के लिए, एयरवे को मेंटेन रखने के लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आप लेरेंजियल मास्क यूज नहीं कर सकते तो आप कौन सी चीज यूज करोगे और उसका आपको वही फायदा होगा? शाबाश। एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज कर सकते हैं अगर लेरेंजियल मास्क यूज नहीं कर सकते ड्यू टू सम कोमोर्बिडिटीज। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब हमने एयरवे मेंटेन कर ली, अब हमने उसके बाद नेक्स्ट जाना है, एनेस्थीसिया दे रहे हैं ना, तो पूरा एनेस्थीसिया तो देना, ट्रायड तो फॉलो करें ना। अभी तो हमने सिर्फ उसको स्लीप करवाया, सुलाया, उसको अनकॉन्शियसनेस किया, उसको उसको जरा सी दर्द हुई, इंजेक्शन लगा, उसने उठ जाना है, ठीक है। अच्छा बेटा, डिफरेंस क्या है दोनों में? बेटा जो ईटीटी होती है वो इस तरह यहाँ से दी जाती है, ट्रेकियल उसके थ्रू एंडोट्रेकियल दी जाती है, और ये जो है वो ओरली दी जा रही है, ठीक है। इस दोनों में उसके साइड का डिफरेंस है, फंक्शन उसका सेम है, ठीक है। यस, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? मसल रिलैक्सेशन करवाएंगे और इंट्यूबेशन करेंगे। इंट्यूबेशन का मैंने आपको बता दिया, उसके साथ मसल रिलैक्सेशन कराने के लिए अब हम क्या करेंगे? दूसरी मसल रिलैक्सेंट वाली ड्रग्स देंगे। वो कौन सी है हमारे पास? हमारे पास उसमें आता है सक्सामेथोनियम। क्या है? मैं लिख देती हूँ, सक्सामेथोनियम, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? डीपोलराइजिंग एजेंट है। डीपोलराइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है? ये मसल्स को रिलैक्स करवाता है। मुझे बताएं, अगर मसल्स को एक लिमिटेड क्वांटिटी में रिलैक्स रखेंगे तो क्या होगा, और अगर ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा देर तक उसको रिलैक्स करेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है। फिर मैं आपको वजह बताती हूँ कि मसल रिलैक्सेंट क्यों यूज करते हैं और कितनी देर के लिए यूज करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। इसको हम कंटिन्यूस जो है वो यूज करवाते हैं। इसका जो शॉर्ट एक्टिंग, इसका लाइफ स्पैन है, वेरी गुड, शाबाश आबिदा, बहुत अच्छे। मुझे खुशी होती है कि तुम लोग साथ साथ रिकॉल करते हो, साथ साथ तुम लोग जो है वो अपना नॉलेज भी जो है वो यूज करते हो, दिमाग भी सुमन बुकमुन होकर नहीं बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करा रहा होता है? डीपोलराइजिंग एजेंट है जो मसल रिलैक्सेंट करवा रहा होता है, शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, और इसकी आपने डोज भी याद रखनी है, 1.5 mg पर केजी पर बॉडी वेट जो है वो इसको यूज करते हैं। 2 से 5 मिनट तक इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो इसके दो फायदे हैं, दो। इसका कम जो शॉर्ट एक्टिंग इफेक्ट है इसका, एक तो ये, इसको हम कंटिन्यूस देते हैं। इसका फायदा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो जाती है, या पेशेंट अरेस्ट में जा रहा होता है, वेरी गुड मरियम, आप भी सही कह रही हैं, पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है, पैरालिसिस हो सकता है डायफ्राम का। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि हम इसको जो है शॉर्ट एक्टिंग भी है, इसलिए हम यूज करते हैं कि अगर किसी लेवल पे आके हमें स्टॉप करना पड़े या पेशेंट को रीअवेक करवाना पड़े, तो हमारे पास या एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो है वो फेल हो जाए, तो क्या हो कि हम वापस पेशेंट को ला सकें, उसके मसल्स रिलैक्सिंग फेज से बाहर आ सकें, इसलिए भी ये यूज किया जाता है, डिस्पाइट ऑफ इट्स शॉर्ट एक्टिंग कंटेंट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? अगर आप कोई आपसे वाइवा में पूछे कि सक्सामेथोनियम जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है तो तुम इसे यूज क्यों कर रहे हो, ठीक है। चलें जी, इतनी बात समझ आ गई है। अच्छा, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जी, के हाइपरथर्मिया हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपरकेलीमिया हो सकता है, मसल पेन हो सकती है, मसल एक हो सकती है, ये जस्ट आपने रीड करने हैं, ठीक है। चलें जी, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है जी? वेंटिलेशन। अब जब आपने एयरवे मेंटेन कर ली है, चाहे एंडोट्रेकियल ट्यूब से, चाहे लेरेंजियल मास्क एयरवे से, तो आप वहां पे साथ जो है वो मशीन आपने साथ अटैच कर दी है और उसके पैरामीटर सेट कर दिए हैं, रिस्पिरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम, सब कुछ, ऑक्सीजन जितना भी आपको चाहिए सारा कुछ, तो आप वहां से उसको एडजस्ट करके वेंटिलेशन उसकी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी? वेंटिलेशन भी होगी। अब हमारा नेक्स्ट फेज क्या है जी? मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस ठीक हो गया। अब मेंटेनेंस में आपने क्या करना है?
कौन बताएगा मुझे? मेंटेनेंस में आपने क्या करना है, जब इंडक्शन हो गई है, पेशेंट सो गया है, पेन फ्री भी हो गया है, मसल्स भी रिलैक्स हो गए हैं, अनकॉन्शियस भी हो गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने उसे इस फॉर्म में लेकर आना है कि वो सर्जरी के काबिल हो जाए और सर्जरी स्टार्ट हो जाए और आप सर्जन को कह सको कि यस यू आर रेडी फॉर दी सर्जरी। ठीक है, इस फेज से लेकर इस फेज तक का जो सफर है उसे आप एक्साइटमेंट फेज या मेंटेनेंस फेज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि हमने इसका एम क्या है बेसिकली, कि हमने पेन को खत्म कर दिया है, मसल्स को रिलैक्स करा दिया है और अनकॉन्शियस कर दिया है पेशेंट को। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना होता है, इसमें हमने ऑक्सीजन देनी है, मिक्सचर उसका नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, और साथ में इनहेलेशनल एजेंट्स उसके अंदर ऐड करने हैं जो कि ब्रीदिंग सिस्टम के थ्रू बिल्कुल आईवी फ्लूइड्स या फिर इनहेलेशनल एजेंट्स जो भी हमने यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क ऐड करने हैं, और साथ में ये जो ब्रीदिंग सिस्टम हमने लगाया था उसको, वो हमने किसके साथ अटैच करना है, मशीन के साथ अटैच करना है। ठीक हो गई इतनी बात? ठीक है, अच्छा, अब हमने साथ में एडिक्वेट वेंटिलेशन को भी मेंटेन करते रखना है, कार्डिक स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना है, और साथ में नॉर्मल फिजियोलॉजी को भी मेंटेन करना है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए जरूरी है जी कि आपने ये देखना है, यहाँ पे हमारे पास मशीन थी, हमने उस मशीन पे मॉनिटर करते रहना है, देखते रहना है कि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, उसकी आउटपुट कितनी है, उसका जो है हार्ट रेट कितना है, पल्स रेट कितना है, बीपी उसका कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने साथ साथ मॉनिटर करते रहनी है, और ये कौन मॉनिटर करता है, एनेस्थेटिक मॉनिटर करता है, सॉरी, 5-5 मिनट बाद जो है वो बीपी मॉनिटर करता है, वो सैचुरेशन मॉनिटर करता है, दरमियान में बीएसआर भी लेता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में ना चला जाए। यहाँ पे आपकी एक प्यारी सी ऐसे ऐसे लाइनें जा रही होती हैं, साथ साथ टिक 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 की आवाज आ रही होती है, वो बेसिकली ऐसे नहीं हो रही होती है, बेसिकली पेशेंट की ईसीजी रिकॉर्ड हो रही होती है जो कंटिन्यूस चल रही होती है और उसे कार्डिक जो इवैल्यूएशन बता रही होती है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक हो गया, इतनी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट चले, अब हमने उसको सर्जिकल एनेस्थीसिया के लेवल तक पहुंचा दिया है, अब उसकी सर्जरी वगैरह सारी हो गई है, अब हम नेक्स्ट किस लेवल पर जाएंगे, अब उसको वापस जगाना भी है कि नहीं जगाना। ठीक है, अब उसे हमने किस लेवल पर लेकर आना है, रिवर्सल और एक्सट्यूबेशन। पहले हमने क्या की थी, इंट्यूबेशन, अब हम क्या करेंगे, एक्सट्यूबेशन। तो एक्सट्यूबेशन किस तरह से करेंगे, फौरन से सब कुछ स्टॉप कर देंगे, फौरन से जो है वो कर देंगे, नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब सर्जरी हो रही होती है तो जो सर्जन है वो आप उसके सामने होते हो, वो आपको बता भी देता है, आप पूछते हैं उससे कि कितना टाइम है, अगर तो टाइम फॉर एग्जांपल एक्सीड कर जाता है तो फिर आप उसकी डोज अकॉर्डिंगली बढ़ा देते हो, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप इसमें ना दरमियान दरमियान में ऐड करते हो, इकट्ठी डोज नहीं देते, क्योंकि इससे आपको बहुत से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो आगे जाके आप पढ़ेंगे। तो जब वो पेशेंट को आपको कह रहा होता है कि अब पेशेंट जो है वो क्लोज कर रहा होता है या सूचर्स लगा रहा होता है, स्किन क्लोज कर रहा होता है, आप क्या करते हो कि जो उसके इनहेलेशनल एजेंट्स हैं उन्हें स्टॉप कर देते हो। ठीक है, और उससे रिससिटेट फेज में लेकर आ रहे होते हो, वापस वेक करवाने की कोशिश करते हो, और उसके लिए कि एक और चीज भी जरूरी है जो मैं मिस कर रही हूँ, वो क्या है, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा ना पेशेंट, रिवर्सल एजेंट्स देने होंगे, रिवर्सल एजेंट्स में रिवर्सल ड्रग्स देनी होंगी जो पेशेंट को अवेक करे, जो हमने मसल रिलैक्स करवाए हैं, पेन फ्री किया है और अनकॉन्शियस किया है, उस मैकेनिज्म को रिवर्स करे, जो हमने गाबा रिसेप्टर्स ब्लॉक किए थे, जो हमने पेन रिसेप्टर्स ब्लॉक किए थे, उसे वो एक्साइटेशन में फेज में लेकर आए वापस, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है वो अवेक होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो है रिवर्सल या एक्सट्यूबेशन के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, जो हमने नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल एजेंट्स, हाइसोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन सारे दिए थे, उसको हम बंद कर देंगे, और उसको हम कौन सा जो है एजेंट देंगे, कौन सा इन्हें
इनहिबिटर देंगे? हाँ जी, कोई मुझे बता सकता है? वेरी गुड, नियोस्टिगमीन दे सकते हैं। नियोस्टिगमीन बेसिकली क्या करता है? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करता है, जो रिवर्स करता है इफेक्ट्स को एट्रोकोरियम के, और उसकी वजह से क्या होता है? क्या होता है? वेरी गुड, रिवर्स एक्शन है। रिवर्स एक्शन में क्या होगा? रिवर्स एक्शन में क्या होगा? पेशेंट क्या करेगा? हाँ जी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन क्या करता है? वेरी गुड, जो हमने मसल्स को रिलैक्स करवाया था उसको जो है वो रीगेन करवाता है, मस्कुलर एक्टिविटी को रीगेन करवाता है, उसको एक्साइटेशन फेज में लेकर आता है। ठीक है यार, तुम लोगों को तो मेरे से ज्यादा अच्छी फार्म आती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। अच्छा, इसे हम फौरन ही रिससिटेट करके उसको वापस बहाली करते हैं, साथ में हम उसकी ऑक्सीजन भी लगा के रखते हैं, मेंटेन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको अवेक करवाने की कोशिश करते हैं। अब हमने ड्रग्स का इफेक्ट को खत्म कर दिया, साथ में हमने उससे पूछना भी है, नाम लेके उसे हिला के आंखें खुलवा के उसे अवेक कराना है पूरी तरह से। फिर उसका जो है, जहां जहां हमने लेरेंजियल मास्क या एटीटी डाली थी, लेरेंजियल मास्क के साथ जो हमने ड्रग्स वगैरह का इफेक्ट दिया होता है, सारा सलाइवेशन होती है, उससे क्या होता है? इनहेलेशनल निमोनिया हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकती है, उसका भी खदशा होता है कि ऑपरेशन बिल्कुल सही हो गया लेकिन रिवर्सल के दौरान, एक्सट्यूबेशन के दौरान कोई जो है वो एस्पायरेशन ना हो जाए, उसकी उससे बचने के लिए हम फिर जो है उसके माउथ के अंदर सक्शन करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, साथ में उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं, ऑक्सीजन अटैच करते हैं, जब तक कि वो फुली तरह कॉन्शियस में ना आ जाए, मसल्स उसके जो है हरकत ना करने शुरू हो जाए, और उसे पता ना चल जाए कि वो, हमें कंफर्म ना हो जाए कि उसे पता चल गया है वो पूरी तरह से अवेक है। ठीक है, इस दौरान में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती। हाँ जी बच्चों, सॉरी, आवाज कब खत्म हुई थी मेरी? हाँ, वो पता नहीं कोई जूम का इशू है। अच्छा, मैं कह रही थी कि इस दौरान में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी, कोई भी मसला होगा, क्या क्या मसला हो सकता है? रेस्पिरेटरी अरेस्ट में पेशेंट जा सकता है, ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है, ब्रोंकियल सिक्रेशंस की वजह से एस्पिरेशन हो सकती है, एम्बोलिज्म हो सकता है, मसल पैरालिसिस हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? हाइपोटेंशन में पेशेंट जा सकता है, हाइपरटेंशन में जा सकता है, कार्डिक आउटपुट कम हो सकती है, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, और इसके अलावा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, ये आपकी जनरल एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस में भी आने हैं। ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और इसके अलावा हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपर कार्बिया हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो सकती है, पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई है बच्चों? ये सब कुछ हो सकता है। हम लोगों ने पूरा एनेस्थीसिया का सफर कर लिया है, कहानी खत्म हो गई है, अब हम नई कहानी शुरू करने लगे हैं। ठीक है जी, चलें जी, ठीक है। हाइपर कार्बिया का मतलब है बेटा जी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है जी कि टोटल आईवी एनेस्थीसिया हम किस तरह से देते हैं। ठीक है, टोटल आईवी एनेस्थीसिया, इंट्रावीनस एनेस्थीसिया, ऐसा एनेस्थीसिया है, आजकल ये इतना ज्यादा भी इन तो नहीं हुआ लेकिन करने की से कोशिश करें, जिसके अंदर जो है वो आईवी इन्फ्यूजन ऑफ प्रोपाफोल से जो है एनेस्थीसिया अचीव किया जाए, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड से। ठीक है, बस इतनी सी आपने इसके अंदर बात याद रखनी है, जस्ट इसे रीड करना है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं जनरल एनेस्थीसिया के एडवांटेजेस। अब मुझे छोटे मोटे मोटे प्यारे प्यारे बच्चों वाले एडवांटेजेस बता दें एक दो, फिर मैं बाकी आपको मुश्किल मुश्किल बता देती हूँ। एक तो एडवांटेज ये है कि पेशेंट सुकून से लेटा हुआ अपना सब कुछ उसने दाव पे लगा दिया बेचारे ने, आपको उसने अपनी जो है वो बॉडी दे दी है, जो मर्जी चीर फाड़ करते रहो, नर्व आर्टरियां काटते रहो। वेरी गुड, फ्री ऑफ स्ट्रेस होता है, ऑल टाइप्स ऑफ सर्जरीज उसके अंदर परफॉर्म की जा सकती हैं, मल्टीपल सर्जन्स खड़े हो सकते हैं उसके अंदर, किसी भी पोजीशन में पेशेंट को लेटाया जा सकता है, पेशेंट के टेंडेंट को बाहर रखकर पेशेंट के साथ कोई भी सुलूक किया जा सकता है। मतलब कहने का ये कि अगर खुदा न खास्ता पेशेंट की सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो वो भी कवर हो सकती हैं। ये भी एडवांटेज में आता है ना।
जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं जी, इसका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं जनरल एनेस्थीसिया की। शाबाश, मुझे बताएं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जनरल एनेस्थीसिया की। इंट्यूबेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सब छोड़ो, मुझे यहाँ पे बताओ, मैं सोची थी तुम लोगों को बुक से पढ़ाना है, लेकिन तुम लोगों को मेरा दिल नहीं था आज बुक से पढ़ाने को। अच्छा, मुझे बताओ कि जो हमने सफर तय किया है, उस सफर में किसी भी स्टेज पे कोई मसला हो तो क्या वो कॉम्प्लिकेशन में आएगा? अगर इंट्यूबेशन से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो, उसमें होगा। एक्साइटमेंट के दौरान या ड्रग्स देने के दौरान, ठीक है, या सर्जिकल एनेस्थीसिया के दौरान, ठीक है, या उसको एक्सट्यूबेट करने में या रिवर्ट करने के दौरान, ठीक है। चलें, अब मैं तुम लोगों पे तरस खा लेती हूँ। अब हम बुक से पढ़ लेते हैं। मुझे जल्दी से बता दो कि हमारे पास क्या क्या होगा, साथ साथ तुम लोग भी बताते रहो ना, ताकि मुझे पता चले। ठीक है, ये जो मैंने मार्क किए हुए ना, ये आपने जरूर रीड करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, इंट्यूबेशन के दौरान हमने क्या क्या देखना है। लिप्स को ट्रॉमा हो सकता है, टीथ को ट्रॉमा हो सकता है, मशीन के यूज से, मास्क के यूज से, इंट्यूबेशन से, फेरिंग्स लेरिंग्स की कोई लेयर इन्वॉल्व हो सकती है, डैमेज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, टीयर हो सकता है, ठीक है, ट्यूब की मिसप्लेसमेंट हो सकती है, इसोफिजियल की जो लाइनिंग है उसके अंदर परफोरेशन हो सकती है ड्यू टू द ट्यूब ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, नीमोथोरेक्स हो सकता है, एटिलेक्टेसिस हो सकता है, हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स आ सकता है, लेरेंजियोस्पैज्म, ब्रेंकियोस्पैज्म, एरिथमिया स्टार्ट हो सकते हैं, ब्लॉकेज, ट्यूब का ब्लॉकेज हो जाए किसी वजह से, ट्यूब टूट जाए अंदर ही किसी वजह से, खराब हो जाए, या कोई उसके अंदर मैल डिफेक्ट आ जाए बनाने में, या कुछ इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसके अंदर कोई भी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी एरर आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों के अंदर ये आपने यूनिवर्सिटी क्वेश्चन याद रखना है कि ट्रेकियल स्टीनोसिस हो सकती है, डिलेड ट्रेकियल स्टीनोसिस हो सकती है बच्चों में, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास बेटा, मैं एंड पे आपको करवा के जाऊंगी, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। मैंने मार्किंग किया, इसका मतलब मैं आपको करवा के भेजूंगी, ऐसे नहीं भेजूंगी, ठीक है। अच्छा, अब ड्रग्स से रिलेटेड क्या है जी, कि हेलोथेन की वजह से क्या हो सकता है, ये कुछ उस ड्रग के स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से साइड इफेक्ट्स हैं, जो आपने यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के लिए सिर्फ एमसीक्यूज के लिए याद रखने, एससीक्यूज में आपसे नहीं पूछेंगे। एससीक्यूज में आपने सिर्फ ये बताना है कि रिलेटेड टू दिस ड्रग ये इफेक्ट्स हो सकते हैं, रिलेटेड टू इंट्यूबेशन हो सकता है, रिलेटेड टू रेस्पिरेशन हो सकता है, उसकी दो चार आपने डिजीजेस बता देनी है, ठीक है। आइसो हेलोथेन में क्या हो सकता है, एच से याद कर लो, हेलोथेन और एच से ही हेपेटिक डिसइंफेक्शन, ठीक है। हेपेटिक डिसइंफेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकती है लिवर की, और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। एक चीज ना आप हर किसी में देखोगे, या तो उसका दिल इफेक्ट कर रहा होगा या उसकी सांस इफेक्ट कर रही होगी। उसकी वजह यह है कि हमने इन्हीं दो चीजों को तो छेड़ा है यार। तो एक गुड पॉइंट ये भी है, गुड पॉइंट क्या, मैंने आप लोगों को एक राज की बात बता दी है कि अगर कभी एनेस्थीसिया में आपको कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट कुछ ना आ रहा हो, तो आपने उसमें जो है दिल से रिलेटेड और जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें से कोई मोटी मोटी प्रॉब्लम्स लिख देनी है, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन। अब ऐसा नहीं है कि सब में ये लिख के आ जाओ, ठीक है। अच्छा, तो हेलोथेन में क्या है जी, हेपेटिक डिसफंक्शन हो सकता है और मायोकार्डियल एक्टिविटी डिप्रेस कर सकती है। आइसोफिलरेन में रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। सक्सामेथोनियम में क्या, हाइपरकैलीमिया, हिस्टामिन लाइक रिएक्शंस, मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया और परसिस्टेंट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, ठीक है। अच्छा, जो मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया है ना, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, इनहेरिटेड डिजीज है, जो आफ्टर एनेस्थीसिया आती है इंट्यूबेशन फेज के, एक्सट्यूबेशन फेज के बाद, इसके अंदर टेम्परेचर, हाइपरपायरेक्सिया का मतलब है, बेटा आवाज आपको ही नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही भाई, जल्दी से मुझे बताओ, सबको आवाज नहीं आ रही? कोई मसला नहीं है मेरे फोन में, आवाज आनी चाहिए सबको।
आ रही है भाई। इकरा, आप अपना चेक करें जरा प्लीज, इकरा को जरा चेक करा दें। अच्छा, मैं कह रही थी कि हाइपर पायरेक्सिया का क्या मतलब होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करना, ठीक है, रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर सर्जरी या आफ्टर एनेस्थीसिया, ठीक है। ये चलन है, और उसका मैकेनिज्म और उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पे वेस्ट नहीं कर रही टाइम, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगी तो मैं आपको ग्रुप में समझा दूंगी। अच्छा, अब उसके बाद रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आ सकता है वो मैंने आपको काफी सारी बता दी है। न्यूमोथोरेक्स हो सकती है। अब मैं पूछ सकती हूँ न्यूमोथोरेक्स क्या होती है, मैंने पढ़ाई भी है शायद। एस्पायरेशन हो सकती है, एटिलेक्टेसिस हो सकती है, स्पाज्म हो सकता है लेरिंग्स का, फिर निमोनिया हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव, और एडीमा हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस याद हो जाएंगी, आसान है, मुश्किल तो नहीं है रेस्पिरेटरी। और इन जनरल कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं एनेस्थीसिया की, क्या क्या होंगी। हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन, एम्बोलिज्म हो सकता है, इंफार्क्ट हो सकता है, ड्रग्स के या ब्लड रिएक्शन हो सकता है, अगर हमने सर्जरी के दौरान ब्लड लगाया है, मैच नहीं किया ड्यू टू एनी एरर, हमने मैच नहीं किया, फ्रेश नहीं था, पहले क्रॉस मैच नहीं हुआ था, पेशेंट के ब्लड के साथ मैच नहीं कर रहा, या वैसे भी रिएक्शन हो जाता है पेशेंट को, हम नेवल सोलोकॉटिफ अरेंज नहीं किया, ये सारी चीजें, ठीक है। पेन रिसेप्टर्स जो हैं उसके अंदर डायफोरेसिस हो सकती है पेन की वजह से, स्वेटिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल या फायर हैजर्ड्स, थिएटर की वजह से कोई हैजर्ड्स हो सकते हैं, कोई मेल क्या कहते हैं प्रैक्टिसेस की वजह से, मशीनरी के अंदर डिफेक्ट एरर की वजह से, या कोई मशीनरी के अंदर कोई डिसफंक्शन हो जाए किसी चीज का, ठीक है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस लिख सकते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर कोई आपसे जनरल एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस पूछे तो क्या आप लोग ओवरऑल 10 से 15 कॉम्प्लिकेशंस लिख सकते हो? प्लीज लिख देना यार, मेरी नाक ना कटवाना, बड़ी मेहरबानी। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग 10 से 15 नहीं 30 कॉम्प्लिकेशंस भी लिख सकते हो जो यहाँ ऑल इन ऑल बन रही हैं, ठीक है। और आज वो आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट में लिख के दिखानी है। गुड पॉइंट, याद आ गया मुझे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोकल एनेस्थीसिया की तरफ। बहुत आसान है लोकल एनेस्थीसिया, आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी बता दिया। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, रीजनल एनेस्थीसिया होता है जिसके अंदर हमने स्पेसिफिक एरिया को या स्पेसिफिक साइट को इन्वॉल्व करना होता है। कोई रोला नहीं है इतना लंबा चौड़ा, बस फॉर एग्जाम्पल कहीं पे उसको दर्द हुई है, वहां पे हमने उसको इंजेक्शन लगाया उसकी सराउंडिंग्स पे, और इंजेक्शन लगा के उसको वहां पे स्टिचेस लगा के पेशेंट अवेक है और उसको घर भेज दिया है, ठीक है। आसान है। चलें जी, ठीक है। किसी को पता है कि जो है लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जिस तरह मैंने आपको जो है जनरल एनेस्थीसिया का बताया, ये है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, आप लोगों ने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा था कुछ, वेरी गुड। सोडियम चैनल्स को क्या करता है, बेसिकली ये ब्लॉक करता है, ठीक है। जो हम ड्रग देते हैं वो उसको फिजिकल ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, पेन रिसेप्टर्स, ये बेसिकली क्या किसको तंग कर रहे होते हैं, मैंने डायग्राम मैच की थी, मुझे वो डायग्राम मिल नहीं रही असल में ना, इसमें थोड़ा सा ये डायग्राम, ठीक है। ये देखो, सोडियम चैनल्स को जो है ये ब्लॉक करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, कौन से रिसेप्टर्स इसमें ब्लॉक करते हैं, कौन से रिसेप्टर्स इसमें ब्लॉक होते हैं, शाबाश। कोई बताएगा मुझे कौन से रिसेप्टर्स इसमें ब्लॉक होते हैं, भाई जल्दी जल्दी बताएं। पेन रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं, वेरी गुड, शाबाश। पेन और टेम्परेचर सेंसेशन इसमें ब्लॉक करती हैं, और कौन से फाइबर्स इसमें यूज होते हैं, कौन से फाइबर्स इसमें इफेक्ट करते हैं, वेरी गुड, अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक हो गया। ये देखो, ये सोडियम चैनल्स थे, यहाँ पे इसने लिख दिया, ये देखो इतना प्यारा सा उसने दिखाया हुआ है कि ये ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, पेन रिसेप्टर्स जो है वो सप्रेस कर गए हैं, पेन रिसेप्टर्स जो है वो ब्लॉक हो गए हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, पेन नहीं होती। और ये देखो, पेशेंट भी खुश, डॉक्टर भी खुश, और आसानी से उसकी जो है उंगली की पट्टी हो गई और उसे स्टिचेस लग गए हैं, और साथ ही साथ उसकी अटेंडेंट भी खुश हो गई है, ठीक है। चलें जी, इतनी बात तो अब आपको समझ आ गई है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि
लोकल एनेस्थीसिया में कौन कौन से हम ड्रग्स दे सकते हैं, किसी को कोई नाम आते हैं लोकल एनेस्थीसिया के? लिग्नोकेन का आप लोगों ने बहुत नाम सुने हैं, जो आप लोग फाइनल ईयर एमबीबीएस में देखते भी हो, फोलीज के लिए, एनजी के लिए यूज करते हैं। वेरी गुड। जेल की फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन की फॉर्म में भी आता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन है, आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोस्ट कॉमन लोकल एनेस्थेटिक वर्ल्ड वाइड कौन सा है, तो आपने बताना है लिडोकेन और लिग्नोकेन, ठीक है। इसमें जाइलोकेन होती है, इसका दूसरा नाम है, लेकिन लिग्नोकेन और जाइलोकेन में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अगर कोई जानना चाहेगा तो मैं इसे ग्रुप में समझा दूंगी, ठीक है। बेसिकली ये जो है जेल की फॉर्म में भी है, इंजेक्शन की फॉर्म में भी है, ठीक है। और ये ज्यादातर किसमें हम यूज करते हैं? वर्ल्ड वाइड, वाइडली यूज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। नॉर्मल प्रैक्टिसेस के लिए, लोकल एनेस्थीसिया के लिए, फिर एनजी फोली कैथेटराइज करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसीजर्स हैं जो लोकल एनेस्थीसिया रीजनल है उसके लिए, ठीक हो गया। अच्छा, और इसे इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी कम है, ऐसा ही है ना, राइट? इसके साइड इफेक्ट्स भी कम है। इसके साथ हम एक और जो है लोकल एनेस्थीसिया यूज कर सकते हैं जो वेजो कॉन्स्ट्रक्टिव इफेक्ट भी दे, उसका क्या नाम है? एड्रीनालिन। लेकिन ज्यादातर हम लोकल एनेस्थीसिया आरटीए में ट्रोमेटिक पेशेंट्स में एड्रीनालिन के बगैर देते हैं। उसकी वजह क्या है? एड्रीनालिन बेसिकली क्या कर रहा होता है? वेजो कॉन्स्ट्रक्टिव इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि इसका टॉक्सिक लेवल ज्यादा है, यानी कि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। बेसिकली एड्रीनालिन कब यूज होता है? अगर हमने कोई ब्लडलेस सर्जरी करनी हो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। फकीहा कह रही है एंड आर्टरीज पर नहीं देना। वेरी गुड, बिल्कुल। ब्लडलेस को भी कम करेगा, उसमें हम यूज कर सकते हैं। लेकिन वेजो कॉन्स्ट्रक्टिव इफेक्ट है तो उसकी वजह से इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या डिसएडवांटेज होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा? वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो क्या होगा? इस वेरी गुड, शाबाश, इस्कीमिया होगा और गैंग्रीन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पेरिफ्रीज के ऊपर, अगर हम फिंगर्स के ऊपर कर रहे हैं, अगर हम टोस के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट्स मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यूज कर रहे हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स यूज कर रहे हैं या हाइपरटेंसिव हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हम इसको नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उन पेशेंट्स के अंदर हम क्या दे रहे होते हैं? ऑलरेडी उन पेशेंट्स के अंदर मेरा ख्याल कहता है कि हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस दे रहे होते हैं। ऐसा ही है, मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? ठीक है। तो वो उनकी कंडीशन को क्या कर सकता है? वर्सन कर सकता है, ठीक हो गया। चलें जी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट? इसके हमने डिसएडवांटेजेस भी कर लिए, एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिया कि इसका ये एडवांटेज है कि अगर हमने किसी ब्लडलेस सर्जरी को परफॉर्म करना है ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया का, या उसके अलावा जो है वो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, सॉरी लोकल एनेस्थीसिया नहीं, मैं लिग्नोकेन, लिग्नोकेन का, या अगर हम उसकी जो है एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं उसके लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि जो आपकी लिग्नोकेन है उसको हम कौन कौन सी सर्जरीज में यूज कर सकते हैं? कोई मुझे बताएगा? इंजेक्शन की फॉर्म में, और उसके लिए उसको मैंने जेल की फॉर्म में, तो मैंने आपको कैथेटराइजेशन की फॉर्म में कर दिया है। इसको इंजेक्शन की फॉर्म में हम किन किन में यूज कर सकते हैं और कितनी देर तक यूज कर सकते हैं? हाँ जी, मुझे एक सवाल बताएं कि अगर पेशेंट जो है, पेशेंट हमारे पास आया है गैंग्रीनस फुट के साथ, ठीक है, ये उसका जो है ना वो गैंग्रीनस फुट है, ठीक है। ये पूरा जो है ना एरिया उसका गैंग्रीनस हुआ हुआ है। अगर यहाँ ये पूरा उसका एरिया गैंग्रीनस हुआ हुआ है और अगर मैं उसको जो एनेस्थीसिया है वो यहाँ से या दरमियान में गैंग्रीन एरिया के दूंगी या साइडों पे बिल्कुल उसके एजिस पे दूंगी जहां पे वो गैंग्रीनस एरिया है, तो क्या ये मेरा तरीका लोकल एनेस्थीसिया देने का ठीक है? लिग्नोकेन इंजेक्शन देने का ठीक है? और अगर नहीं ठीक है तो क्यों नहीं ठीक है और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? वेरी गुड, शाबाश। ना हम उसके सराउंडिंग्स में दे सकते हैं, ना हम उसके स्किन के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा? इन्फेक्शन को वर्सन करेगा, ऐसे ही है।
कर सकता है इन्फेक्शन को वर्सन? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा इन्फेक्शन को वर्सन करने के अलावा भी कुछ कर सकता है? कुछ और करेगा? इन्फेक्शन को वर्सन करने के अलावा इन्फेक्शन को वर्सन कर सकता है, अगर उससे ऑलरेडी इन्फेक्शन नहीं था, इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और क्या क्या हो सकता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है? बोलो बोलो यार, तुम लोग बोलो, मैं बोल बोल के थकी जा रही हूँ। कोई एलर्जी हो सकती है, कोई रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब इसके वेरी गुड, हेमाटोमा भी हो सकता है, शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसके अलावा और भी कोई ड्रग्स हम लोकल एनेस्थीसिया में यूज करते हैं कि हमने सिर्फ लिग्नोकेन को यूज करना है? बुवीवकेन यूज कर सकते हैं, प्राइलोकेन यूज कर सकते हैं, रोपीवकेन यूज कर सकते हैं, और इसकी फैमिलीज हैं वो यूज कर सकते हैं। अब बुपीवकेन जो है ना, उसकी आपने याद करनी है डोजेस, और साथ में आपने उसके याद करने हैं कि वो कहाँ पर एक्ट करता है, ड्यूरेशन, उसका कितना ड्यूरेशन में वो एक्ट करता है। ठीक है, ये देखो मैंने आपको इसके जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं, ठीक है। और ये है, बुपीवाकेन की आपने डोज याद रखनी है, 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, 5 to 7 आवर्स इसका इफेक्ट है, मोस्ट पोटेंट और मोर टॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, इसलिए हम इसे ये याद वो नहीं करते, यूज नहीं करते। हाँ जी बेटा, सिर्फ नेम्स याद रखने हैं, साथ आपने ड्यूरेशन कितना है इसका और साथ में डोज याद रखनी है, और लिग्नोकेन को डिटेल में करना है, ठीक है। प्राइलोकेन 6 mg पर केजी और 9 mg पर केजी, बेटा ये डोजेज आती हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में, ठीक है। और ये हम आईवी जब हमने एनेस्थीसिया देना होता है बायर्स ब्लॉक के अंदर, उसके अंदर हम देते हैं, ठीक है। बायर्स ब्लॉक आगे डिटेल में लिखा हुआ है। अच्छा, और इसके अलावा ये भी हम यूज कर सकते हैं, रोपीवाकेन और लिबोवाकेन, ठीक है। इसकी भी आपने सिर्फ डोजेज और इसका साथ याद रखना है कि कौन सी लेस कार्डियोटॉक्सिक है और कौन सी जो है वो आइसोमर ऑफ बुवीवाकेन है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी चीजें। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लोकल एनेस्थीसिया की क्या क्या हो सकती हैं? अगर पेशेंट को एलर्जी है तो आप कॉन्ट्राइंडिकेट है। क्यों पेशेंट को एलर्जी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस है? और अगर उसके कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है, इन्फेक्शन है, आप लोगों ने ऑलरेडी मुझे बता दिया इन्फेक्शन का, तो अब इन दोनों का आपने मुझे बताना है। अगर उसको एलर्जी है तो वो एग्रवेट कर सकती है, और उसके अलावा अगर कोई उसे स्किन डिजीज है वो भी एग्रवेट कर सकती है। जाहिर है इन जो सिरिंज है उससे होकर जाएगी, जो हमने मल्टीपल साइट्स पर उसको दिया उससे होकर जाएगी, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। और क्लॉटिंग डिसऑर्डर में क्या है कि हो सकता है कि ब्लीड ना उसकी रुके और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, वर्सन हो जाए कंडीशन, ठीक है। फिर उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास और क्या आएंगे जी? लोकल में क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है और हेमाटोमा हो सकता है, ठीक है। और सिस्टेमिक इन्फेक्शंस में क्या है, जिस तरह पीछे आपने क्या कहते हैं जनरल के पढ़े, इसी तरह कुछ इसके भी आपने मोटे मोटे याद रखने हैं कि अगर लिग्नोकेन की ओवरडोज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? कॉन्शियस लेवल डिप्रेस कर सकता है, हेडेक हो सकती है, एरिथमियाज हो सकते हैं, कन्वर्जन्स हो सकती हैं, मायोकार्डियल डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। इस दौरान में फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में जब वो लेटा देते हैं, ऑक्सीजन और बार्बिट्रेट्स देके ठीक करते हैं, ठीक है। और बुपीवाकेन जो है वो कार्डियोटॉक्सिक है, तो इसलिए हम कार्डिक पेशेंट्स के अंदर तो इसे हरगिज नहीं देंगे, ठीक है। और प्राइलोकेन जो है वो मेथ हीमोग्लोबिनीमिया करवा सकती है, ठीक है। बच्चों में ज्यादा इसकी एक्शंस और उसमें जाऊंगी ना तो लेक्चर 3-4 दिन तक चले जाएगा, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसका मैंने आप लोगों को फोकस करके जोर लगा के पढ़ाया ताकि वो आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाए और समझ भी आ जाए। कोई बच्चा जिससे अगर इंटरेस्ट है तो वो मुझसे ग्रुप में जरूर पूछ ले, मैं उसे आंसर करूंगी, ठीक है। विद पिक्चर्स हम आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लोकल एनेस्थेटिक टेक्निक्स क्या है जी? टॉपिकल भी यूज किया जा सकता है, कैथेटराइजेशन के लिए मैंने आपको बताया जेल की फॉर्म में, ठीक है। ये सारे वो मैकेनिज्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, इनफिल्ट्रेशन फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना आपका प्लेक्सिस ब्लॉक और जो बायर्स ब्लॉक है,
ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको भी आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5-10 मिनट और रह गए हैं, तो मैं स्पाइनल और एपिड्यूरल को कराना चाह रही हूँ। तो ये आपको अगर चाहिए होगा तो मैं आपको वॉइस नोट में सेंड कर दूंगी, ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में नहीं आता, इसमें से यस एक एमसीक्यू आता है, याद आ गया, ठीक है। फिर हम करेंगे, ठीक है, मैं आपको ऑडियो में समझाती हूँ। अच्छा, अब हमने करना है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दोनों में आपने पहले तो डिफरेंस समझना है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया हम देते कहाँ पे और एपिड्यूरल कहाँ पे देते हैं। एपिड्यूरल को जो है वो हम एक्स्ट्रा ड्यूरल भी कहते हैं। एक्स्ट्रा ड्यूरल से क्या मुराद लेते हो आप लोग, कहाँ पे देने हैं, कुछ समझ आ रही है, कुछ पल्ले पड़े कि क्या कहना चाह रही हूं मैं। ये देखो, ये हमारे पास एपिड्यूरल, ठीक है, और ये हमारे पास स्पाइनल एनेस्थीसिया। फोकस करके मुझे बताओ दोनों के जो है डिफरेंशिएटिंग साइड्स। वेरी गुड। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो हमने स्पाइन के अंदर दिया है डायरेक्ट, ठीक है, और जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है वो हमने कहाँ दिया है, आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। कौन सी स्पेस के अंदर दिया है हमने, किस स्पेस के अंदर दिया है, ड्यूरा मैटर और लिगामेंटम फ्लेमम की जो है स्पेस के दरमियान, ठीक है। कहाँ पे दिया है, ड्यूरा मैटर और लिगामेंटम फ्लेवम की स्पेस के दरमियान दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है, दो एक डिफरेंस समझ आ गई है बेसिक डेफिनेशन के। ये देखो, ये भी वही चीज है, क्लियरली थोड़ी सी लिखी हुई है। ये देखो, ये आपके पास क्या स्पेस है, ये आपके पास ड्यूरा मैटर है, ये आपके पास सब ड्यूरल स्पेस है, ठीक है। ये देखो, बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड दी कौन सी स्पेस, ठीक है, लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। ये देखो, ये वाली स्पेस जो है ना, इसके अंदर हमने क्या दिया, एपिड्यूरल, और जो डायरेक्ट हमने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डाला वो कौन सी है, स्पाइनल। अब इसकी पता कैसे चलता है कि हमने जो है वो हमने स्पाइनल दिया या कौन सा, और स्पाइनल को कंफर्म किस तरह से करते हैं। ये देखो, ये एक पॉइंट है कि स्पाइनल को कंफर्म किस तरह से करेंगे कि ये क्या है वैसे। जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आना शुरू हो, उसके ड्रॉप्स आने शुरू हो जाएं व्हाइटिश या फिर व्हाइटिश येलोइश कलर के, तो दैट मींस के नीडल सही इंसर्ट हुई है। और हम, अच्छा, एक और चीज जो आपने नहीं बताई कि इसकी साइड क्या है बिटवीन L3 और L5, ठीक है, जहां पे जस्ट बिलो द साइड जहां पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे खत्म होती है, L2 के लेवल पे खत्म होती है। आपको मजे की बात बताऊं, ये NLE के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो है द साइट वेयर द स्पाइनल कॉर्ड एंड्स, कौन सी साइट है, तो उसने ये सारी ऑप्शंस लिखी हुई थी, तो उसके अंदर कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब MBBS का फाइनल ईयर को भी ये सवाल आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये भी कि हम जो है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया कौन सी साइड पे देंगे, तो कौन सी साइड पे देंगे, बिटवीन L3 एंड L4। ये भी आपका यूनिवर्सिटी MCQ है, ठीक है। दो बातें समझ आ गई हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ देते हैं, एपिड्यूरल कहाँ देते हैं, दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और इसके अलावा इनकी साइड्स क्या हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई हैं, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया कितनी परसेंटेज में देंगे और कौन सा एजेंट देंगे, उसमें कौन सा एजेंट ज्यादा यूज करते हैं, और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में कौन सा एजेंट यूज करते हैं और कितनी देर के लिए देते हैं, अब ये हमने पढ़ना है। मुझे बताएं, शाबाश, जल्दी से। बस ये लास्ट है, इसके बाद आपको छुट्टी है, इसलिए जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट होना छोड़ दें, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। बाकी जो रेस्ट पेन का पार्ट है ना, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ करेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। और आपका नेक्स्ट लेक्चर संडे को आफ्टरनून में, ठीक है। कल आपका डॉक्टर हरीका के साथ है। अच्छा, ये देखो, हमने कितना देना है, बिलो द लेवल ऑफ L2 जहां पे स्पाइनल कॉर्ड एंड करती है, 2 to 3 ml ऑफ 0.5% बुवीवाकेन देना है स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना काफी ज्यादा मैकेनिज्म समझा चुकी हूँ, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसने सिर्फ ये बताया हुआ है कि पेशेंट की पोजीशन कौन सी फिक्स करनी है, और उसकी स्पाइन को जो है वो क्लियर ऐसे उसकी जो है ना वो स्पाइन रखनी है। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स
भी ऐड किया मैं आपको दिखा दूं, उसकी जो है पोजीशन इस तरह से करनी है कि जिस तरह बेबी की या फीटस की पोजीशन होती है मदर के वॉर्म में, ये देखो इस तरह से उसकी पोजीशन होनी चाहिए। दो पोजीशंस हो सकती हैं, या लेटरल पोजीशन हो सकती है, या स्पाइन जो है वो फ्लेक्स्ड पोजीशन, इस तरह की फ्लेक्स पोजीशन होगी जिस तरह की फीटस होती है यूट्रस में, ठीक है, इस तरह की पोजीशन, ताकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक तो प्रोमिनेंट हो सके और इजीली जो है इंसर्शन में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेप्टिक मेयर्स फॉलो करेंगे, उसे पेंट करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम नीडल इंसर्ट करेंगे। नीडल इंसर्ट करके देखेंगे, अगर फ्लूइड आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर हम उसको ऊपर नीचे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले फील करके देखना है कि दोनों वर्टिब्रास के दरमियान ही जानी चाहिए नीडल, ऐसा ना हो कि हड्डी के अंदर नीडल घुसा दो इतने जोर से। ठीक है, या तो हम L4 L5 के दरमियान करते हैं, या हम L3 L4 के दरमियान करते हैं, ये आपका प्रोसीजर है। ठीक है।